नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। किम जोंग उन। मतलब हर कोई उनके बारे में बात करता है, लेकिन असल सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम टीआरटी वर्ल्ड, द न्यूक्लियर मिलेनियल डॉक्यूमेंट्री, द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन और द इंडिपेंडेंट जैसी विश्वसनीय रिपोर्ट्स का गहराई से और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी कहानी में चलते हैं। अब जरा सोचिए, स्विट्जरलैंड की शांत वादियों में रहने वाला माइकल जॉर्डन का फैन और बास्केटबॉल का दीवाना एक आम सा लड़का दुनिया का सबसे खूंखार परमाणु तानाशाह कैसे बन गया। है ना एकदम हैरान करने वाली बात। एक पश्चिमी देश में पले बड़े इस टीनएजर से लेकर आज के इस निरंकुश सत्ता तक का सफर सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। उनके एक पुराने सहपाठी जुआओ मैकेलो ने एक बार कहा था कि वो एक बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने साथ में बहुत मजा किया और उसे बास्केटबॉल का जबरदस्त शौक था। इस रहस्यमयी बचपन की कहानी स्विट्जरलैंड के बर्न शहर से शुरू होती है। 90s के दशक के अंत में पाक उन नाम का एक लड़का वहां के एक स्कूल में पढ़ता था। बताया गया कि वो उत्तर कोरियाई दूतावास के कर्मचारी का बेटा है। वो लड़का अक्सर शिकागो बुल्स की टी-शर्ट और नाइकी के जूते पहनकर बास्केटबॉल कोर्ट में पसीना बहाता था। उस वक्त किसी को भनक तक नहीं थी कि ये लड़का असल में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता का बेटा है, जिसे गुप्त पहचान देकर वहां रखा गया था। और उनके इस बचपन की विलासिता सच में अकल्पनीय थी। मतलब एक नकली नाम से टॉप स्विस स्कूल में दाखिला लिया, कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, मैथ्स में तो एकदम कमजोर थे। और हाँ, 11 साल की उम्र में ही वो अपने साथ एक असली कोल्ट पिस्तौल लेकर चलते थे। उन्हें स्विस चीज की ऐसी लत लगी जो आज तक नहीं छूटी। लेकिन यहां सबसे बड़ा और कड़वा सच क्या है? जिस वक्त वो फ्रेंच रिवेरा और स्विस एल्प्स में इस अथाह विलासिता के मजे ले रहे थे, ठीक उसी समय 90 के दशक में उत्तर कोरिया एक भयंकर अकाल से गुजर रहा था, जिसे आर्ड्यूस मार्च कहा जाता है। इस भयानक अकाल में लगभग 20 लाख आम उत्तर कोरियाई नागरिकों ने भुखमरी से अपनी जान गंवा दी। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। 1992 में पिता द्वारा चुने जाने से लेकर 2011 में पूरी कमान संभालने तक का सफर। किम जोंग उन असल में अपने पिता की पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि वो सबसे छोटे बेटे थे। लेकिन अपने आक्रामक स्वभाव की वजह से उन्होंने अपने बड़े भाइयों को पीछे छोड़ दिया। 2011 में पिता के निधन के बाद बिना किसी सैन्य अनुभव के उन्होंने सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। कई लोगों को लगा कि ये तो बहुत युवा और अनुभवहीन है, असली पावर तो सेना के जनरलों के पास रहेगी। लेकिन 2012 में उन्होंने सेना के सबसे शक्तिशाली प्रमुख री योंग हो को रातों रात पद से हटा दिया। पूरी दुनिया बस देखती रह गई। अपनी सत्ता को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो काफी क्रूर थे, लेकिन ये दस्तावेजों में साफ दर्ज हैं। हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ तथ्यों पर गौर करें तो उनके बड़े भाई किम जोंग नाम 2001 में एक फर्जी पासपोर्ट पर टोक्यो डिज्नीलैंड जाते हुए पकड़े गए थे। बस वहीं से उनका दावा कमजोर हो गया। सत्ता में आने के बाद किम जोंग उन ने 2013 में अपने ही बेहद शक्तिशाली चाचा को मृत्युदंड दे दिया। और फिर 2017 का वो वाकया, कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर उनके निर्वासित सौतेले भाई की सरेआम एक घातक वीएक्स नर्व एजेंट से हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने पूरी तरह साफ कर दिया कि उनके राज में किसी भी चुनौती के लिए कोई जगह नहीं है। अरबों डॉलर का दिखावा और एक अधिनायकवादी साम्राज्य का वित्त पोषण। तो सवाल ये है कि इस सख्त नियंत्रण को बनाए रखने के लिए असीमित धन कहां से आता है। आइए इस निरंकुश सत्ता के उस गुप्त आर्थिक साम्राज्य पर नजर डालते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के इतने भारी प्रतिबंधों के बावजूद फलता फूलता जा रहा है। 5 अरब डॉलर! जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। विशेषज्ञों का अनुमान है कि किम जोंग उन की व्यक्तिगत संपत्ति कम से कम इतनी तो है ही। जरा सोचिए, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पचा पाना मुश्किल है, खासकर तब जब ये उस देश के नेता की संपत्ति हो जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है। और ये बात दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के सच को बड़ी ही स्पष्टता से दर्शाती है। एक तरफ हमारे सर्वोच्च नेता हैं जो व्लादिमीर पुतिन द्वारा गिफ्ट की गई 3 लाख डॉलर की ऑरेस लिमोसिन या फिर अपनी भारी भरकम बख्तरबंद निजी ट्रेन में सफर करते हैं। उनके पास 17 आलीशान महल हैं, 6 मिलियन डॉलर की प्राइवेट यॉट है, उनकी बहन को क्रिश्चियन डायर के बेहद महंगे बैग के साथ देखा जाता है। और दूसरी तरफ आम नागरिक, जिनका औसत सालाना वेतन $2000 से भी कम है, वो आज भी अत्यधिक गरीबी और भूखमरी का सामना कर रहे हैं और लाखों की संख्या में क्रूर लेबर और जेल कैंप्स में काम करने को मजबूर हैं। एकदम विपरीत तस्वीरें।
अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतने कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ये पैसा आ कहां से रहा है? तो इसका जवाब है ऑफिस 39। ये एक ऐसा सरकारी विभाग है जो किसी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करता है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, हथियारों की गुप्त बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी, हैकिंग ऑपरेशंस, इन सब अवैध तरीकों से ये विभाग हर साल लगभग $1 अरब जुटाता है। और इसी पैसे से किम राजवंश अपनी ताकत और अपने परमाणु हथियारों के प्रोग्राम को जिंदा रखता है। द न्यूक्लियर मिलेनियल यानी परम अस्तित्व की रणनीति, ये हमें उनके शासन के सबसे खतरनाक पहलू की ओर ले जाता है। इस विलासिता और क्रूरता के मुखौटे के पीछे किम जोंग उन ने एक ऐसी जबरदस्त रणनीति तैयार की है जो उनके शासन के बचने की अंतिम गारंटी है, और वो है उनका तेजी से बढ़ता हुआ परमाणु शस्त्रागार। अब इस तुलना में जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, वो जरा ध्यान से सुनिए। हम अक्सर न्यूज़ में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के बारे में सुनते हैं और शायद उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन 2017 में उन्होंने जो अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया था, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। ये बम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से लगभग 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 250 किलोटन तक की क्षमता। ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसके धमाके से 6.3 तीव्रता का भूकंप आ गया था। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश था कि अब वे एक बहुत बड़ी परमाणु शक्ति बन चुके हैं। मीडिया में कई बार उन्हें बस एक सनकी नेता कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इस रणनीति को रणनीतिक अप्रत्याशितता या स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहा जाता है। ये कोई पागलपन नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सोची समझी चाल है। विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए जानबूझकर ऐसा अनिश्चित व्यवहार किया जाता है। अमेरिका या कोई दूसरी बड़ी शक्ति इराक के सद्दाम हुसैन की तरह उत्तर कोरिया का तख्ता पलट करने की जरूरत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने का मतलब है सियोल या टोक्यो जैसे पड़ोसी शहरों पर तुरंत परमाणु तबाही। यही उनका सबसे बड़ा और अचूक सुरक्षा कवच है। और इसी रणनीति का एक और बहुत अहम हिस्सा है पूर्ण गोपनीयता। शासन किस हद तक सूचनाओं में हेरफेर करता है, ये देखना दिलचस्प है। 2014 और 2020 की बात याद है, जब किम हफ्तों तक गायब रहे तो पूरी दुनिया में अफवाहें उड़ने लगीं कि या तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी है, हार्ट सर्जरी फेल हो गई है, या वो कोमा में है। लेकिन हर बार वो अचानक से वापस आ गए। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में 0 मामले हैं, जबकि हकीकत में लाखों लोग बुखार से पीड़ित थे और वो खुद भी संक्रमित हुए थे। ये सारा रहस्य और ये सारी गोपनीयता सिर्फ और सिर्फ उस नेता की एक अजेय और अमर छवि बनाए रखने के लिए रची जाती है। तो सबसे अहम बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है, क्या किम जोंग उन को सिर्फ एक बास्केटबॉल प्रेमी और सनकी तानाशाह मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है, या फिर वो दुनिया के सबसे सधे हुए, चालाक और क्रूर सर्वाइवर हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना सिर्फ सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि उससे पूरी तरह से अजेय भी बना दिया। वो एक ऐसे नेता हैं जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बने रह सकते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।